नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अभी करीब 1 साल दूर है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2027 का चुनावी बिगुल अभी से बजा दिया है। लगातार पूर्वांचल के दौरे, करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात, कानून व्यवस्था पर सख्त संदेश और विपक्ष पर तीखे हमले। क्या ये सिर्फ सरकारी कार्यक्रम है या फिर मिशन 2027 की सबसे बड़ी चुनावी रणनीति? बीजेपी ने 60 कमजोर विधानसभा सीटों पर जीत का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। 60 मंत्रियों को जिम्मेदारी दे दी गई है। सवाल है, क्या योगी का पूरा फोकस अब उन इलाकों पर है जहां 2024 में बीजेपी को झटका लगा था? क्या पूर्वांचल को विकास, कानून व्यवस्था और माफिया मुक्ति के मुद्दे पर फिर से साधने की कोशिश हो रही है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या विकास योजनाएं जनता के लिए हैं या चुनावी गणित के लिए? क्या विपक्ष के पास योगी के इस आक्रामक अभियान का कोई जवाब है? क्या माफिया पर कार्रवाई और करोड़ों की परियोजनाएं 2027 में वोट में बदलेंगी? क्या योगी विपक्ष से कई कदम आगे निकल चुके हैं? और क्या मिशन 2027 का सबसे बड़ा रण क्षेत्र अब पूर्वांचल बनने जा रहा है? इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या कुछ मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा और विपक्ष के द्वारा। क्योंकि जिस तरह से सीएम योगी लगातार सौगातों पे सौगातें दे रहे हैं, जिस तरह से जनता के लिए योजनाएं ला रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सीएम योगी 2027 का बिगुल बजा चुके हैं और विपक्ष से काफी आगे निकल चुके हैं, क्योंकि हर क्षेत्र को, हर वर्ग को साधने की कोशिश में लगे हुए हैं सीएम योगी लगातार। और अब देखना होगा कि सीएम योगी के इस तरह से आगे बढ़ने पर विपक्ष का क्या कुछ रुख अपनाया जा रहा है, विपक्ष का क्या मास्टर प्लान तैयार है, विपक्ष किसको साधने पर लगा हुआ है और 2027 में क्या कुछ हो सकता है, जनता के लिए क्या नया होने वाला है 2027 में। क्या उन्हीं वादों के साथ बीजेपी भी आएगी? क्या उन्हीं वादों के साथ सपा भी आएगी? तमाम सवाल हैं। क्या जनता के लिए नई उम्मीद जागने वाली है? तो इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि सीएम योगी जो दांव खेल रहे हैं उससे विपक्ष चारों खाने चित्त हो जाए। हमारे लिए जब कोई विकास की बात करता है तो हम कहते हैं भाई देखो, प्रदेश की 25 करोड़ जनता हमारे लिए परिवार के समान है, परिवार के रूप में है। उसका विकास करना, उसकी सुरक्षा देना, उनके सम्मान की रक्षा करना, ये हमारा दायित्व है। अपने उस दायित्व का निर्वहन पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम लोग करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए सेफई ही परिवार था। सेफई के बाहर निकल ही नहीं सकते थे। सेफई के बाहर वो निकल ही नहीं सकते थे। कांग्रेस के लिए दिल्ली का परिवार ही वही परिवारी देश था, उससे बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। बहनों और भाइयों, ये संकुचित सोच ही का परिणाम था। इन्होंने हर जिले में एक एक माफिया दे दिए थे। ये माफिया इनके ताल्लुकदार के रूप में काम करते थे, इनके लिए अवैध वसूली करते थे, जनता की गाड़ी कमाई पर डकैती डालते थे, अवैध खनन करते थे, वनों का अवैध कटान करते थे, गौ तस्करी करते थे, प्रदेश को बंजर बनाते थे। बीमारू राज्य के रूप में इन्होंने उत्तर प्रदेश को पहचान दी थी। बुंदेलखंड के नौजवानों को प्लान करने के लिए मजबूर कर दिया था। हमारे लिए जब कोई विकास की बात करता है तो हम कहते हैं भाई देखो, प्रदेश। तो चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए, तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ेंगे। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अमित गुरु जुड़ चुके हैं। अमित जी, पहले आपका रुख करना चाहेंगे, क्या लग रहा है 2027 का चुनाव क्या रुख लेकर आएगा, क्या रंग दिखाने वाला है? जी अदिति जी नमस्कार। और अभी बारी बारी सभी पैनलिस्ट जुड़ेंगे, सबका मैं स्वागत करता हूं। देखिए 2027 के इलेक्शन रुख बिल्कुल साफ है। जनता की नाराजगी, जो व्यवस्था चल रही है योगी राज में, भ्रष्टाचार, तमाम कमियां खामियां और बिहारिया में जो शुरू हुई है, इन सबको लेके
बेहद आक्रोश है जनता के बीच में, और कहीं न कहीं से इसका एक बड़ा असर पड़ेगा 2027 के चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा है वो जग जाहिर हो चुका है, और इस भंडा को 2027 में फूट ही जाना है। तो मेरा ये मानना है कि 2027 का जो रण होगा वो भारतीय जनता पार्टी के लिए उसके अस्तित्व और वजूद को खत्म करने का वर्ष होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। जहाँ तक उत्तर प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था को लेके तमाम तरह के दावे बताए जाते हैं योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा भी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा भी, उसकी कलई पहले से ही खुल चुकी है। कई सारी हत्याएं उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार हुई हैं, और उसको लेके सरकार हमेशा से घिरी रही है, उसका जवाब उनके पास नहीं रहा है। और हद तो तब हो जाती है जब मुख्यमंत्री जी खुद अपने ऊपर दर्ज तमाम मुकदमों को अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में खत्म करने का प्रयास करने लगते हैं। तो जब आप इतना कुछ करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं से जनता समझदार है, और 2027 में आपको सबक जरूर सिखाएगी। अपने के ऊपर से मुकदमा आप हटा लेते हैं, लेकिन इसी तरह इस देश के अंदर तमाम ऐसे लोग हैं, इस प्रदेश के अंदर हैं, जो बेचारे जेल की चारदीवारी के अंदर बिना किसी आरोप के जेल काट रहे हैं। उनकी सजा को उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, और मुख्यमंत्री जी अपने ऊपर मुकदमों को हटाने में व्यस्त रहे। और अब व्यस्त तो नहीं है, अब तो सारे मुकदमे हटा ही लिए हैं। इस समय 2000 सभा का इलेक्शन हुआ था, उससे पहले उनके ऊपर तमाम आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, यहाँ तक कि 302 के भी मुकदमे थे। लेकिन आज क्या है, आज उनका जवाब 2022 में जब इलेक्शन हुआ था उस समय तक आपने देखा 0 हो गया। उनके ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं दर्ज है आज के डेट में। सब में उनको या तो क्लीन चिट कर दी गई या तो उसको बाइंड अप कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो ठीक है, अपने ऊपर के अपराध नहीं है। और जो निराधार लोग हैं, शंकराचार्य के ऊपर अभी क्या किया जा रहा था, पूरा देश देखा। शंकराचार्य के ऊपर जिस तरह से मनमानी करते हुए, जिस तरह से उनको परेशान किया गया, छेड़ा गया, दूसरों से आरोप लगवाने तक में ये सरकार बिजी रही है। तो कहीं ना कहीं से 2027 में इन सारे कुकृत्यों का जवाब इनको जरूर मिलना है। अदिति जी, मैं ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक है अमित जी, फिलहाल रुक करेंगे। हमारे साथ बीजेपी नेता भी मौजूद हैं, विष्णु शंकर श्रीवास्तव जी। विष्णु जी, महुआ खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते सभी लोग का स्वागत। विष्णु जी, बीजेपी के लिए कहा जाता है, बीजेपी खुद ही कहती है कि हम हर वक्त इलेक्शन मोड में ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि इलेक्शन आए तभी हम इलेक्शन मोड में, हम इलेक्शन मोड में रहते ही हैं। तो क्या तैयारियां चल रही हैं, कैसी चल रही हैं तैयारियां? क्योंकि अभी हमने कांग्रेस प्रवक्ता से बात की, अमित जी से। अमित जी का तो कहना है कि इस बार जनता बदलाव चाहती है। बीजेपी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो वो इलेक्शन मोड में नहीं रहती, वो विकास के मोड में रहती है। और उसका विकास का मोड इन लोगों को इलेक्शन का मोड दिखाई देता है, क्योंकि चुनाव दर चुनाव इनकी पराजय से ये इतने हताश हो गए हैं कि इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव के मोड में रहती है। अब जहां तक रही बात उत्तर प्रदेश की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लगातार कार्यकाल और उसके बाद दूसरे कार्यकाल में जिस ढंग से काम हो रहा है वो जनता खुद देख रही है। चाहे वो विकास का क्षेत्र हो, चाहे वो सुरक्षा का मामला हो, चाहे वो सांस्कृतिक उत्थान का मामला हो, किसी भी प्रकार के विकास से आप जोड़ सकते हैं। हर क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी स्वयं मॉनिटरिंग करते हुए लगातार काम कर रहे हैं, और ऐसा जनता महसूस कर रही है। और जनता के दिलों में जो चल रहा है और जनता जैसा महसूस कर रही है और जो फीडबैक इन लोग को मिल रहा है, उससे ये लोग चिंतित हैं। और 2027 की चिंता इनको है, 2027 की तैयारी इनको करनी है। 2027 के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि हम सदैव काम करते हैं और जनता हमारे कार्यों के आधार पर हमारा मूल्यांकन करती है। और मुख्यमंत्री जी तो खुद पहले से ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं कि गोरखपुर से जब सांसद हुआ करते थे तो उनके विकास के प्रति चिंताओं को यहाँ की जनता ने और उत्तर प्रदेश की जनता ने महसूस किया, और वो सदैव लगातार
काम करने वाले व्यक्ति हैं। सुबह अपने उठने से लेकर के रात्रि तक वो जनता के हितों का ध्यान रखते हैं, स्वयं मॉनिटरिंग करते हैं, हर चीजों का संज्ञान लेते हैं और जहां तक संभव हो सकता है उसका निवारण करने का प्रयास करते हैं। और उत्तर प्रदेश में आज उसी गति से सरकार आगे बढ़ रही है। और जो बेचैनी इन विपक्षी दलों में है, जो लोग परिवारवाद और माफियावाद से ग्रस्त थे, उन लोगों को चिंता हो रही है कि 2027 हम कैसे जीते, क्योंकि इसके पहले भी कई राज्यों में इन लोग के नेता यह ऐलान करते रहे कि अब सरकार चली जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाएगी, केंद्र की सरकार चली जाएगी, बिहार की सरकार चली जाएगी, महाराष्ट्र की सरकार चली जाएगी। लेकिन नतीजा क्या हुआ? और अभी आगामी भी बीते चुनाव पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार ने जनता ने निकल करके और जिस प्रकार का मतदान किया और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत की सरकार बनी और पूरे देश के अंदर जो उसका परिणाम सामने देखने को मिला, उससे ये लोग चिंतित हैं। और अब इसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव है, इसलिए अखिलेश जी की चिंता, राहुल जी की चिंता और चाहे जो भी इस तरह के दल हैं उनकी चिंता स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी विकास कार्यों के आधार पर पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में लगातार विकास कार्यों के आधार पर और अपराध मुक्त, माफिया मुक्त प्रदेश बनाकर के निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर हो रही है। ठीक है, बिल्कुल। अभी फिलहाल हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे साथ सपा प्रवक्ता कपिश श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। कपिश जी, महुआ खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। कपिश जी, बताइए आप लोग की तैयारियां कैसी चल रही हैं? अभी हमारे साथ विष्णु जी जुड़े थे जो बीजेपी नेता हैं, उनका कहना है कि बीजेपी तो पूरी तैयारी में है, आप लोग को तैयारी करने की जरूरत है, अपोजिशन को तैयारी करने की जरूरत है। ये अच्छी बात है, अगर भारतीय जनता पार्टी तैयार है तो बहुत अच्छी बात है। और हम समझते हैं कि अगर इतना ज्यादा ये तैयार हैं तो ये पंचायत चुनाव समय से तो करा नहीं पाए। आखिर ये पंचायत चुनाव क्यों नहीं करा पाए? हाईकोर्ट ने फटकार लगाई और यहां तक कहा कि आप जुलाई के अंदर कराइए। पिछड़ों के ये खैरख्वाह बनते हैं और पिछड़ा आयोग भंग किए हुए हैं। पहले आयोग का गठन करेंगे, फिर ना उसके बाद जो है वो आरक्षण होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार पिछले 9 सालों से सत्ता में हो, 9 साल से ज्यादा समय से, और डबल इंजन की सरकार, बल्कि आप कहिए कि वो ट्रिपल इंजन की सरकार है, और ये ट्रिपल इंजन यहाँ फेल है उत्तर प्रदेश के अंदर। जब आप चुनाव कराने की स्थिति में नहीं हो पंचायत का, तो फिर आप क्या कर लड़ लोगे? दूसरा, आपके पास प्रदेश कमेटी नहीं है। कितने उठा पटक के बाद जो डबल इंजन की सरकार है, एक पूरब खींचता है, दूसरा पश्चिम खींचता है, वो खींचातान तो दिखाई देता है ना। आज आपका उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष है, मैं पूछूंगा महामंत्री कौन है तो आप बता नहीं पाओगे। तमाम अन्य जो पद उस पर पूछे तो क्योंकि गठन नहीं कर पाया। और हकीकत यही है कि यहां पहले ये अपने लोगों से लड़ लें, फिर आएंगे समाजवादी पार्टी से लड़ने के लिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो बहुत पहले से अपने संगठन पे काम कर चुकी है। हम 2024 में ही अपने प्रदेश कमेटी को पूरा का पूरा परिवर्तन कर चुके हैं, उसको अब पूरी तरीके से। आपने ये भी देखा होगा कि जब SIR हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन 26 लाख BLAs समाजवादी पार्टी ने लगाए थे। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी क्या कह रहे थे कि हमारे वोट कट गए। आपके वोट कटे या न कटे, चुनाव आयोग के रहते हुए आपके वोट कैसे कट जाएंगे? लेकिन ये हकीकत है कि उन्होंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता योगी आदित्यनाथ के साथ नहीं खड़ा है, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है जो मैं आपको कह रहा हूं। अब बात दूसरी आ गई, आपके पास जो पिछले 2 घोषणा पत्र हैं उनमें से कितने वादे पूरे किए? जो सबसे बड़ा वादा था वो यही था कि किसानों के बिजली का बिल माफ और उत्तर प्रदेश के बिजली आम जनता का बिजली का बिल हाफ। पूरा हो गया। आपने तो 10% चार्ज लगा दिया। आपने लूटने की पूरी तकनीक स्मार्ट मीटर से लगा दी, जबकि सुप्रीम कोर्ट के क्या निर्देशन है। और आपने ये जो स्मार्ट मीटर है ये अदानी की कंपनी का लगवाने के लिए आप जबरन कर रहे हैं। आपने देखा होगा जिस तरह से प्रदेशवासी स्मार्ट मीटर से तंग आकर के अपने घर के बिजली के स्मार्ट मीटर नोच नोच के उखाड़ के ले जाकर के बीच चौराहे पे पटके, और वो फिर भी चल रहा था। ये टेक्नोलॉजी तो भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी है, ये मानना पड़ेगा इस टेक्नोलॉजी में। तो ये हकीकत है कि
कि आप देखिए कि इनके 2 टर्म के अंदर जो दिया हुआ वादा है, प्रमुख रूप से चाहे वो किसानों का भुगतान हो, चाहे बिजली के बिल माफ और हाफ करने की बात रही हो, चाहे बेरोजगारों को रोजगार देने की बात रही हो कि 20 लाख प्रति वर्ष सरकारी नौकरी देंगे और 1 करोड़ जो है वो केंद्र देगी। तो जरा पूछ लीजिए, उत्तर प्रदेश में मोदी जी के जन्म दिवस पे पूरा उत्तर प्रदेश बेरोजगारी दिवस क्यों मनाता है? और अभी आपने देखा कि इको गार्डन के अंदर लाखों छात्र उपस्थित हुए थे। छात्र आपके विरुद्ध आंदोलन कर रहा है क्योंकि आप उसको एक पाक साफ नहीं दे पा रहे हो, आप बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पा रहे हो, आप जिनको रोजगार देने की कोशिश कर रहे हो उसमें से आप पिछड़ों और दलितों का आप बाकायदा अपमान कर रहे हो। 69,000 शिक्षक का मामला है। आप शिक्षा मित्र अगर आंदोलन कर रहे हैं तो बाल तक छिलवा रहे हैं, चाहे वो महिलाएं हमारी बहनें क्यों ना हो। अनुदेशक का आप जो है एरियर देने के लिए तैयार नहीं है। पहले तो आप तनख्वाह ही नहीं देने चाहते थे, जब सुप्रीम कोर्ट तक आप लड़ाई लड़ करके हार गए तो 17,000 रुपया मजबूरी में आपको अनुदेशक भाइयों का करना पड़ा। लेकिन जो 9 लाख का एरियर है वो कौन देगा? योगी आदित्यनाथ जी को कम से कम यह सोचना चाहिए कि जो अनुदेशक शिक्षक पिछले 9 साल से लड़ाई लड़ रहा है अपने तनख्वाह की लेकर के, आप और समाजवादी पार्टी की सरकार में 17,000 पहले कर दिया गया था, उसको रिवोट किया गया और यहां तक वापस लिया गया। कपिश जी ने तमाम बातें बोली नहीं, और एक बात हम और कह दें फिर ले लीजिएगा। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि 1 डिस्ट्रिक्ट वन माफिया की वे बात करते हैं, तो हमें बताएं कि गोरखपुर का माफिया जेल में है क्या? उन्हीं के बिरादरी का है, मंदिर पे उतरता बैठता। हम भी और विष्णु शंकर जी दोनों ही गोरखपुर के हैं, अमित गुरु भी गोरखपुर के हैं। मुझे आप बताओ, हमें आप बताइए, ये धनंजय सिंह कौन है? ये ब्रजेश सिंह आदरणीय कौन है जो काशी नरेश हैं? उनकी पत्नी इनके यहाँ की एमएलसी है। उनके भतीजे जो है विनीत सिंह हैं, उन पर भी सैकड़ों मुकदमे हैं। क्या हुआ आप मुझे बताइए, कोडिंग का क्या हुआ? और साथ ही साथ मैं आपको ये एनसीआरबी के आंकड़े बता दूं कि 2023 तक ये अवेलेबल करा पाए हैं, 2026 चल रहा है। तो आप बताइए 2023 में 2020-21 तो कोरोना में चला गया जब कोई आदमी घर से नहीं निकल रहा था। बावजूद इसके महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध में नंबर 1, हत्या में नंबर 1, फिरौती में नंबर 1, और जो प्रशासनिक हलकों का भ्रष्टाचार है और साइबर क्राइम उसमें नंबर 1। दलितों के होने वाले अपराध में हम उत्तर प्रदेश नंबर 1। इस बात का 0% टॉलरेंस है। और सबसे बड़ी बात, अगर योगी जी ये कहते हैं कि यहां पर गुंडे मवाली और गैंगस्टर्स नहीं है, ये बताओ 17,000 आपने एनकाउंटर किए, 17,000, जिनमें से कि 3,000 मृत्यु हुई है। मुझे आप ये बताइए, ये पुलिस पर दिन दहाड़े गोली चलाने वाले 17,000 लोग इसको जंगल राज में बना दिए थे तो क्या बना दिए? इसके मतलब लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल्योर है और योगी जी के हाथ में नहीं है। योगी जी को मठ में वापस चला जाना चाहिए और घंटी बजाने का विकास करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। विष्णु जी, जवाब चाहेंगे आपसे। कपिश जी ने तमाम बातें बोली, आप भी सुन रहे थे। कपिश जी को नमस्कार है। कपिश जी ने जो बातें कही उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, आप इसको जमीनी स्तर पर उतर कर देखिए। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिन माफियाओं की चर्चा कर रहे हैं और जिन माफियाओं के काउंटर हो रहे हैं या जो भी अपराधी मारे जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले कुछ वर्षों के अंदर जो माफिया राज था, उत्तर प्रदेश के अंदर जिलेवार जिस प्रकार की स्थिति थी, उसमें जितना संभव हो सका है कानूनी दायरे के अंदर आकर के उतना कार्य योगी आदित्यनाथ जी ने करने का प्रयास किया है। और उत्तर प्रदेश में लगातार जो अपराधों के आंकड़े गिना रहे हैं, अपराधों के आंकड़े, बहुत से ऐसे अपराध होते हैं जो आंकड़े में इंक्लूड होते हैं, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से जमीन पर जनता के बीच में उनके अनुभव अगर देखिए तो जो उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल बन रहा है वो आप देखिए, काफी हद तक लोग हल्का महसूस कर रहे हैं। अपराध घटे हैं, अपराध की प्रवृत्ति घटी है। अब बहुत से अपराध ऐसे हैं जो आकस्मिक होते हैं, बहुत से रंजिश के अंतर्गत होते हैं, लेकिन जो अपराध का एक पूरा संचालन पहले हो रहा था, जो जिलेवार माफिया, जिलेवार अपराधियों का संगठन
एक कार्य कर रहा था और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिसका पूरा नेटवर्क फैला हुआ था, उस नेटवर्क को काफी हद तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तोड़ने का पूरा प्रयास किया है, जिसका परिणाम साफ साफ सामने दिख रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता ऐसा महसूस कर रही है। आप यहाँ की जनता के बीच में आप खुद घूम करके देख सकते हैं, यहाँ की बेटियों से पूछ सकते हैं, यहाँ की बहनों से पूछ सकते हैं, यहाँ के व्यापारियों से पूछ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हाँ अमित जी से भी जान लें। बिल्कुल कपिश जी लौटेंगे अभी आपके पास, लेकिन अमित जी अभी आप कपिश जी और विष्णु जी दोनों की बातें सुन रहे थे, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? थे प्रदेश के अंदर भयमुक्त समाज की बात वो कर रहे थे, चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था की बात कर रहे थे। और मैं तो पूछना चाहता हूँ, मैं कपिश भाई से बहुत इत्तेफाक रखता हूँ, उन्होंने जो बातें अपनी रखी उसके बाद इनका जो जवाब आया, जवाब में कुछ दम दिखा नहीं। फिलहाल उसमें 2 लाइन मैं भी जोड़ देता हूँ। जरा ये बता दें, जो हत्याकांड 2023 में हुआ था, राजू पाल हत्याकांड का जो मुख्य गवाह था उसकी हत्या कर दी गई। विकास दुबे और कानपुर के पुलिस कर्मियों की जो हत्या हुई थी, विकास दुबे का जो इनकाउंटर हुआ था, वो जो मामला था वो अलग था। इसके अलावे जो है बुलंदशहर की जो हिंसा हुई थी वो एक बड़ा दाग था भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर। सोनभद्र का हत्याकांड 2019। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या ये सारी जो ये कुकृत है, क्या ये कोई धार्मिक अनुष्ठान था? क्या आपको यहाँ माफियागिरी नहीं दिखाई दी? क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे गुंडागर्दी हो रही थी? अरे भाई, अब कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप वाला काम तो नहीं चलेगा। मैंने अपने शुरुआती वक्तव्य में मैंने एक बात कही कि मुख्यमंत्री जी शुरुआती दौर में तो व्यस्त हो गए अपने ऊपर के मुकदमों को हटाने में। उन ऐसे लोगों से और आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये इस तरह की चीजें समाज के अंदर ला पाएंगी जिसमें भय और भ्रष्टाचार दूर हो जाए? भय दिखाकर, तंत्र का उपयोग कर कर आपने अपने ऊपर के मुकदमे हटाए। पूरा प्रदेश जानता है, देश जानता है। और ये लगातार, अभी वो एप्पल का जो कर्मचारी था लखनऊ के अंदर जो हत्या हुई थी, कितना शर्मनाक घटना था वो। विवेक तिवारी, यस, वो कितनी बड़ी घटना थी। और हजरतगंज, अब आप समझिए कि मुख्यमंत्री के आवास से महज चंद किलोमीटर दूर, ये 2-3 किलोमीटर के दायरे के अंदर हत्याकांड हुई थी। ये कौन लोग थे? धार्मिक अनुष्ठान करने वाले लोग थे क्या ये माफिया नहीं थे? और जो दावा मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, ठीक है, अभी आपने कहा कि कानून और सारी चीज कानून के दायरे में रखे मुख्यमंत्री जी ने किया। अभी विष्णु शंकर जी यही कह रहे थे, कानून का दायरा यही होता है क्या कि जुडिशियल कस्टडी में आप किसी की हत्या कर दें? अतीक अहमद को कैसे मारा गया, क्या इस देश ने नहीं देखा? लॉ एंड ऑर्डर आप अपनी जेब में लेके चलेंगे तो ये कानून और ये न्यायालय, ये कोर्ट और ये कचहरी क्या करेंगी भाई? उनकी भी कोई जिम्मेदारी बचती है या नहीं बचती है? अगर सारा कुछ मुख्यमंत्री जी को ही हाँकना है तो हाँकते रहे। इतनी बड़ी शर्मनाक घटना की हत्या में अतीक के नाम पे और विकास दुबे के नाम पर मेरी कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन उनको जिस तरह से मारा गया वह एक बड़ा सवाल है। और बुलडोजर का जो उपयोग होता है, मैं क्या बोलूं, आज तो जुडिशरी भी मैं देख रहा हूं कि ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रही है। हम जैसे लोग बहुत बोलेंगे, हमारे दरवाजे पे भी बुलडोजर पहुंच जाएगा। लेकिन फिलहाल हम लोग बोलने वाले लोग हैं, बोलेंगे, विरोध करेंगे, और आप गलत करेंगे तो हम पकड़ेंगे आपको ऐतराज अपना दर्ज कराएंगे। 2027 का इलेक्शन इन लोगों की मनमानी, इन लोगों की बदमाशी और इन लोगों का जो चूज एंड सेलेक्ट का काम कर रहे हैं ये प्रदेश के अंदर। अभी कपिश भाई ने एक सवाल उठाया कि गोरखपुर में कितने माफिया को आपने खत्म किया? विष्णु शंकर जी को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा हम तीनों गोरखपुर के हैं। अब मैं सारी बात ये जरूर कितने माफिया हैं आज भी चल रहे हैं और मंदिर में दुआ सलाम रोज हो रही है, पहुंच रहा है न उनके ऊपर पुलिस का कोई शिकंजा है, कुछ नहीं, सब ऐसे ही चल रहा है। तो 2027 बैलेट, बुलेट के ऊपर बैलेट जो है हावी होगा। और भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव जीतने के लिए अभी विष्णु शंकर जी ने कहा कि हमने बंगाल जीत लिया, क्या जीत लिया? अरे आपने बंगाल कैसे जीता साहब, सबको पता है। किस ढंग से जीता है सबको पता है। लोगों को आपने वोट नहीं देने दिया, 27 लाख लोगों को आपने बाहर कर दिया। आप कोई नया नजरिया और नया तरीका लेके हो सकता है 2027 में आएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता
कि ये मंसूबा अब आप पास कर पाएंगे। अमित जी, एक मेरा राम सवाल के है। नाम पर विपक्ष से एक सरकार मेरा लाने वाले सवाल है, लोग अमित जी। राम को ही चंदे की चोरी कर ले रहे हैं। बिल्कुल जी, ठीक है, आप लेकिन सवाल अमित दोहराएं। जी ठीक है, फिलहाल अभी हमारे साथ एक और गेस्ट हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अभी एसबीएसपी के प्रवक्ता भी मौजूद हैं, जितेंद्र भारती जी। जितेंद्र जी, सबसे पहले तो महुआ खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2027 की तैयारियां कैसी चल रही हैं जितेंद्र जी, वही जानना चाह रहे थे। सबसे पहले आपको चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। अदिति जी, सन 2027 की तैयारी हम लोग की संपूर्ण तैयारी है और हमारी स्वयंदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी जब भी शो के उठते हैं तो हम लोग चुनावी मूड में होते हैं और हम लोग संपूर्ण रूपेण हम लोग चुनावी मूड में तैयार हैं। तो आपको लग रहा है कि इस बार भी आप लोग हरा देंगे अपोजिशन को? सीएम योगी जिस तरह से परियोजनाएं दे रहे हैं, जिस तरह से सौगातें बांट रहे हैं, क्या यही दाव चल रही है बीजेपी इस बार? जी अदिति जी, मैं आपको बता दूं कि डबल इंजन की सरकार ने जिस प्रकार से माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी की डबल इंजन की सरकार ने जिस प्रकार से विकसित किया उत्तर प्रदेश को, उसके पहले समाजवादी पार्टी की जब सरकार हुआ करती थी तो दंगे हुआ करते थे, फसाद हुआ करते थे और आज की डेट में पूरे 9 साल बीत गया। आज समझ लीजिए कि जब से कार्यकाल योगी जी संभाले हैं, एक भी दंगा कोई बता दीजिए तो समाजवादी पार्टी विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। वो लोग सिर्फ जैसे गुमराह करने का वो लोग प्रयास करते हैं और तीसरी बार सरकार बनने जा रही है एनडीए की। कपिश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे जितेंद्र जी की बात पर? देखिए, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि वाकई इन्होंने स्वीकार किया है कि ये 24 घंटे इलेक्शन के मोड में रहते हैं, इसीलिए इनका स्टिंग हो जाता है। स्टिंग में पता चलता है कि ये टिकट बेच रहे हैं। ये हमारा स्टिंग तो नहीं है, किसी पत्रकार का ही स्टिंग है और जनता के सामने है। उस पर राजभर साहब को जवाब देना चाहिए। राजभर साहब का नाम ही ओम प्रकाश राजभर, यानी दिन भर कहाँ होंगे और रात भर कहाँ होंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। इनके 6 विधायक है, जिसमें से 4 समाजवादी पार्टी का झंडा लगा के चलते हैं। हम तो कहते हैं भाई एसबीएसएल का क्यों नहीं लगा के चलते हो आप? अभी आप बताइए, अब इनके जो अतीक अंसारी के लड़के हैं वो तो पहुंच गए, वो उसके क्या नाम है, मुख्तार अंसारी, वो तो समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आज अपनी कार से पहुंचे हुए थे। और इनके जो नेता हैं बड़बोले भैया, वो कह रहे थे कि भाई सपा टूटने जा रही है। अरे भाई, हमें तो छोड़ दो, हम टूट जाएंगे, अच्छी बात है, आपके लिए तो कुछ हो जाना है। लेकिन फिलहाल आपके 4 विधायक हमारा झंडा लेकर के चल रहे हैं, तो ओम प्रकाश जी से जरूर पूछ लीजिएगा कि इसके बारे में अगर कभी किसी डिबेट में आप बैठेंगे तो कैसे अपना रक्षण करेंगे, क्योंकि शस्त्रेण रक्षिता राष्ट्रादेव दुर्बल घातका। कम से कम आप प्रवक्ता के रूप में बैठे तो ऐसे हथियार लेके बैठे जहां आप 24 घंटा तैयार है हमेशा के लिए। मैं तो एक पूछ रहा हूं कि 22 में चुनाव किसके साथ लड़े थे और ये भीख का कटोरा किसको थमा रहे थे? ये नंबर का जुट्ठा एक नंबर का प्रधानमंत्री मोदी को बता रहे थे। पानी पी पी के गाली दे रहे थे और कह रहे थे भाजपा वाले, और माँ की गाली देख कह रहे थे इनको दौड़ा के मारना। तो चक्कर ये कि आपकी बात पर विश्वास कौन करेगा? और मऊ का आपने इलेक्शन देखा ही था, जिसमें सारे लोग लग गए थे एक साथ, उसके बाद भी नहीं निकाल पाए। तो बात इस चीज की है कि कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप अपनी तैयारी करो। मेरा प्रश्न ये है योगी जी से, योगी जी ये बताइए कि आपने मॉडल वाइन शॉप चलाई, आपने कंपोजिट वाइन शॉप का विकास किया, लेकिन आपने वहीं उत्तर प्रदेश में 15,000 विद्यालय बंद कर दिए सरकारी। आखिर आपको गरीब बच्चों से शिक्षा ग्रहण कर लें, इससे इतनी नफरत क्यों है? एक तरफ आप हमारे यंग लोगों के लिए शराब परोस रहे हैं, दूसरी तरफ आप शिक्षालय बंद करते जा रहे हैं। और अगर आप शिक्षालय बंद कर देंगे तो जो सरकारी शिक्षालय हैं वहां पे कौन आदमी जाता है पढ़ने के लिए? गरीब घर का बच्चा, मजलूम घर का बच्चा, मजदूर का बच्चा, किसान का बच्चा। और आपको इन्हीं मजदूरों से, इन्हीं किसानों से इतनी नफरत हो गई। आप 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात करते हैं तो मुझे बताओ ना कि देवरिया का कौन सा प्रोडक्ट आपने लॉन्च कर दिया जो विश्व के पटल पे है?
90 लाख करोड़ रुपए की एमयू सिग्नेचर करने के बाद भी आप 50,000 करोड़ का नहीं बता पाते हो कि आपने कहां पर आपने लगाया, कौन सा उद्योग धंधा लगा दिया। गोरखपुर में ही बता दें ये कौन सा नया धंधा लगा दिए, लखनऊ के अंदर बता दें ये कौन सा नया धंधा बना दिए, ये उत्तर प्रदेश में कानपुर के अंदर बता दें। और सबसे बड़ी बात, भ्रष्टाचार तो आकूट हुआ है। आप देखिए लिंक एक्सप्रेसवे 7,500 करोड़ रुपए का, जो मात्र 91 किलोमीटर का है। अरे साहब 80 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर आपने खर्च किए हैं और पूरी पैच वर्किंग हो गई। विष्णु भाई और हम और अमित हमेशा जाते हैं उस लेवल पे, पूरा का पूरा सारा रोड पे पैच लगा हुआ है। और उसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेस में जिसका सारा कुछ हम लोगों ने करके दे दिया था, वो 8 लेन था उसको 6 लेन कर दिया। और आप देखिए पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे धंसा हुआ है, उस पर नई पैचिंग है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, आपको याद होगा, आपके पीसीआर के पास सारी न्यूज होगी, पूरा का पूरा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे डूब गया और धंस गया पहली बारिश में। तो इस तरीके का अगर आप विकास करोगे तो बता नहीं पाओगे कि आप ये विकास है कि विनाश है। क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश इस समय सबसे ज्यादा देश में कर्ज लेकर के विकास करने के नाम पर खड़ा किया गया। आपने 9 लाख करोड़ का बजट पेश किया, लेकिन आप खर्चा 4.5 लाख करोड़ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको निकम्मी सरकार कहते हैं। और ये वो सरकार है जिसने राम मंदिर में भी धंधा खोज लिया है, राम मंदिर के चंदे में भी धंधा खोल लिया है। एक एफआईआर नहीं है इतने बड़े होने के बाद। जैसे कपिश जी कह रहे हैं कि डेवलपमेंट नहीं हुआ है, विकास के नाम पर विनाश हुआ है, विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। और इसी के साथ इस बार बीजेपी से काफी नाराजगी भी देखने को मिल रही है, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो छात्र हो। तो कैसे मैनेज करेंगे आप लोग? ये नाराजगी कैसे मिटेगी विष्णु जी? कोई नाराजगी नहीं है, नहीं नाराजगी, कोई नाराजगी उत्तर प्रदेश में कोई नाराजगी नहीं है। उत्तर प्रदेश में जनता अपना मन बना चुकी है जहां तक चुनाव का प्रश्न है। रही बात भ्रष्टाचार और कुछ मुद्दों की, तो उस पर जहां भी जिस मुद्दों पर कुछ कमियां मिल रही हैं उसका तुरंत संज्ञान लिया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मॉनिटरिंग करते उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी सोए हुए हैं या वो सक्रिय मुख्यमंत्री नहीं है। उनकी कार्यशैली से सारे लोग वाकिफ हैं कि किस प्रकार से वो लगातार, जब वो सांसद रहते थे और चाहे आज मुख्यमंत्री हैं, उनकी लगातार गतिविधि जनता के लिए होती है और एक एक चीजों का वो खुद संज्ञान लेते हैं। मैंने पहले भी इस बात को कहा है। और जहां तक रही बात भ्रष्टाचार की, किसी भी मुद्दे के सामने आने पर तत्काल उसका संज्ञान लिया जा रहा है, कार्रवाई भी बहुत जगहों पर हो रही है। लेकिन रह गई बात कि अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव के निमित्त 2027 में समाजवादी पार्टी ये सोच रही है कि हम पुनर्वापसी करेंगे, तो यह संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश में तीसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और ये जनता मन बना चुकी है। ये इन लोग के कॉन्फिडेंस है, काम दिख रहा है, काम बोल रहा है, इनकी चिंता का विषय है। आज आप बुंदेलखंड में देखिए, मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बाद। आज वहां पे राजकीय मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ। इसके पहले भी वहां 2 मेडिकल कॉलेज बांदा और वहां पे क्या नाम है जालौन में 2 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन उसके पहले वहां पे खुल चुके हैं। 7 जिले जो यूपी में आते हैं बुंदेलखंड के, उसमें इस प्रकार से मेडिकल कॉलेज खोले गए और आगे भी जो जिले हैं उसके लिए योजनाएं तैयार। एम्स के लिए भी उन्होंने केंद्र, एम्स के लिए भी केंद्र को उन्होंने 2-3 बातें हम कह दें, 2-3 बातें कह दें। पहली चीज तो ये कि जो इन्होंने हवाई अड्डे खोले थे उनमें से 7 हवाई अड्डे बंद हो गए। 7 हवाई अड्डे, 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो विद्यालय बंद हुए सरकारी, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर बच्चे कम हो गए तो बच्चे क्यों कम हुए सरकार के रहते हुए? उच्च स्तरीय पढ़ाई क्यों नहीं दे पाए आप? उच्च स्तरीय व्यवस्था क्यों नहीं दे पाए? पिछले 9 वर्ष से आपकी सरकार, अब आप विपक्ष में नहीं है। और तीसरी बात मैं पूछता हूं कि अभी तो आप चुनाव लड़ोगे, आपके पास अपनी प्रदेश कमेटियां नहीं है। और सबसे बड़ी बात, गोरखपुर शहर के अंदर जब कायस्थों की आबादी बहुत ज्यादा है, जब कायस्थों की आबादी बहुत ज्यादा है गोरखपुर के अंदर, तो आप तो महानगर अध्यक्ष कोई कायस्थ नहीं दे पा रहे। ये कितने शर्म की बात है, जहां कायस्थ समाज का 98% वोट भारतीय जनता पार्टी को अनडाउटेडली जाता है,
और मुझे ये बताइए, जब कोई टिकट आपने किसी व्यक्ति को दिया, वो तो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य ही नहीं था, तो आखिर अनड्यू इन्फ्लुएंस पे टिकट मिल रहा है और आप जैसे कार्यकर्ता को नहीं मिल रहा, राहुल श्रीवास्तव जैसे कार्यकर्ताओं को नहीं मिल रहा है, विष्णु जी जैसे कार्यकर्ता को नहीं मिल रहा, जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी जवानी भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। ना महानगर अध्यक्ष दोगे, ना आप चुनाव में टिकट दोगे, और चुनाव में अगर तथाकथित किसी कास्ट को टिकट दोगे तो धनबली को दोगे। क्यों आखिर धनबली को दोगे, जो आदमी तुम्हारा सदस्य नहीं रहा? तो सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसको दूर किया जाना चाहिए। यह भी भ्रष्टाचार है कि अपने कार्यकर्ता को छोड़ करके बाहर के आयातित व्यक्ति को आप चुनाव लड़ा दो। तो सबसे बड़ी बात तो इसी चीज की है कि इस पे भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। कायस्थ समाज आपसे बहुत ज्यादा नाराज है, और विशेष करके गोरखपुर का कायस्थ समाज बहुत ज्यादा नाराज है, बताइए क्योंकि विष्णु जी, यहाँ आप पर कहते हैं नाराजगी नहीं इतनी है। कायस्थों की संख्या है। आखिर महानगर अध्यक्ष एक गुप्ता जी गए, दूसरे गुप्ता जी क्यों आए? मैं तो पूछ रहा हूं। अगर एक श्रीवास्तव जी हुए थे और वो दिवंगत हो गए, तो क्या राहुल श्रीवास्तव या विष्णु शंकर श्रीवास्तव या अन्य श्रीवास्तव भी हैं? सिन्हा साहब हैं आपके पुराने कैंसर के चिकित्सक, तमाम और हैं, सत्येंद्र सिन्हा जी हैं। क्या ये कार्यकर्ताओं में ताकत नहीं थी क्या कि गोरखपुर में कायस्थों को छोड़ के किसी और कायस्थ कम्युनिटी क्या बधुआ मजदूर समझ लिया आपने कि आपको ही हमेशा वोट देगा? गोरखपुर के अंदर, गोरखपुर की 2 विधानसभा आप खड़ी खड़ी हारेंगे, और कायस्थ समाज इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। विष्णु जी, आप कह रहे थे नाराजगी नहीं है। कपिल सिंह जो बातें कह रहे हैं वो अलग बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी निर्धारण नीचे से लेकर शीर्ष नेतृत्व के अनुसार होता है। निश्चित रूप से संगठन में काफी कुछ निर्णय मिले जुले होते हैं और उन निर्णयों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, और हम लोग उन निर्णयों को स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं और कार्य करते हैं। पार्टी का जो दायित्व मिलता है, पार्टी जो हमको दायित्व देती है, उसी दायित्व के आधार पर हम लोग कार्य करते हैं। निश्चित रूप से उस आधार पर हम पार्टी को मजबूती के लिए कार्य करते हैं। और जहां तक गोरखपुर में नाराजगी का प्रश्न है, तो गोरखपुर में तो जहां तक आम जनमानस की बात है, एक समाज की बात मैं नहीं कर रहा हूं, तो मुख्यमंत्री जी खुद इसी शहर से आते हैं और इस शहर के विकास के प्रति वो पहले भी चिंतित रहे, और मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको एक बड़ा अवसर मिला है जहां वो गोरखपुर के हर बिंदुओं पर ध्यान दे करके और उसका चौतरफा विकास करने का प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जनता कम से कम इस बातों को भली बात समझ रही है, और कपिल जी भी हमको लगता है इस बात को मानेंगे कि मुख्यमंत्री जी कम से कम गोरखपुर शहर को तो विकसित कर ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर जो कार्य हो रहा है उसके साथ साथ विशेष ध्यान दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर शहर जो मुख्यमंत्री जी का खुद गृह जनपद है, यहाँ पे जनता की ऐसी कोई नाराजगी वाली बात नहीं है। जनता उनके साथ है और जनता दिल से उनका सम्मान करती है, और चुनाव में सभी गली बाधाओं से हट करके उनको वोट देती है। ठीक है, बिल्कुल। अमित जी, आप बताइए, आपका क्या कुछ कहना है? सबसे पहले तो अमित जी एक सवाल ये भी उठ रहा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन एक सवाल मैं पूछ लूं फिर आप थोड़ा आगे बढ़िए। मैं ये जानना चाहती कि अभी आपने कहा कि बंगाल में आपने देखा किस तरह से जीते हैं, या बाकी जगह पे आपने देखा किस तरह से जीते हैं, तो अगर अपोजिशन को इतना पता है, अगर आप इतने पुख्ता सबूत के साथ ये बात बोल रहे हैं कि बीजेपी किस तरह से जीत रहा है, सबको पता है, तो आप लोग क्यों नहीं अपोजिशन होने के तौर पर क्यों नहीं कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं? अगर बार बार ये चीजें हो रही है फिर तो अपोजिशन नहीं जीत पाएगा, अगर बीजेपी अगर चीटिंग करके जीत रहा है तो। मैं जी देखिए, एक स्पष्ट रूप से आप अदिति जी समझ लीजिए और अपने आप अपने ऊपर भी इसको लागू। बिल्कुल, आप भी एक पूरे मीडिया हाउसेस देश के, वो भी एक विपक्ष, और जो आपने तर्क की बात की, पुख्ता सबूत की बात की, 22 लाख वोटर्स को बाहर किया गया था बंगाल में, उसके लिए किसी पुख्ता सबूत की जरूरत है? तो आप लोग क्यों नहीं फिर आवाज उठा रहे हैं? कोर्ट की टिप्पणी ये थी, कर लूं, कोर्ट की टिप्पणी ये थी कि यार अगली बार वोट डाल देना। करेक्ट, बिल्कुल जरा सी कमियों के ऊपर 27 लाख लोगों को वोट नहीं देने दिया गया, और 1000 से 5000 के बीच
कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया को अरे क्लीन चिट दिया है। अरे ये भूल रहे हैं आप। और अरे आपके भाई। माननीय राहुल गांधी जी खुद पश्चिम बंगाल में खुद ममता जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे और खुद उस सरकार के खिलाफ वो प्रचार कर रहे थे, और आप उस गठबंधन के हिस्से हैं और आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी जी आपने के बोल दिया बंगाल चुनाव की भूमिका को आप बताइए। आप खुद वहां चुनाव उनके खिलाफ लड़ रहे थे और ममता के खिलाफ खुद राहुल गांधी जी प्रचार कर रहे थे, और उस सरकार को हटाने के लिए माननीय अधीर रंजन जी, आपके ही पार्टी के नेता, ममता पर तमाम आरोप लगाने के साथ साथ और उसको सबसे भ्रष्ट सरकार बताने के साथ जनता से खुद वो अपील कर रहे थे कि सरकार को हटाया जाए। अब जनता ने वहां विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी को चुना, तो आपको स्वीकार करना चाहिए आप गलत आरोप लगा रहे हैं। आप कोई भी चुनाव पर चुनाव हारते चले जा रहे हैं, लेकिन जनता के बीच में ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मूल्यांकन आपको अपना करना चाहिए, आपके नेता को अपना मूल्यांकन करना चाहिए, विष्णु जी, अमित जी को लेकिन बोलने आप दीजिए। मूल्यांकन नहीं कर रहे। मेरा समय राहुल गांधी जी से कहिए, राहुल हाँ, गांधी जी से बिल्कुल। कहिए कि मूल्यांकन करें। हाँ, बिल्कुल, आरोप ठीक है, लगाने विष्णु से जी, अच्छा है एक बार कि खुद सुनते मेरा हैं समय अमित जी, खराब अमित किया जी जा का क्या रहा है। कुछ कहना है? जी बोलिए। विष्णु जी की मैं इज्जत करता हूं और ऐसी कुछ बात नहीं है। मेरी बात विष्णु जी को लग गई। आपने कहा कि कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया एसआईआर को। कोर्ट ने ही ये बात रखी है कि आप अगले साल वोट कर लेना। पता था ये 27 लाख लोग वैलिड हैं, जरा जरा सी कमी की वजह से इनको वोटर लिस्ट से बाहर होना पड़ रहा है। उनकी सुनवाई भी कोर्ट में रखी गई थी। कोर्ट ने जो हीला हवाली करी उसको भी देश ने देखा। आज मैंने क्यों कहा आदित्य भी एक विपक्ष है। उस 27 लाख वोट चुनाव खत्म होने के बाद किसी मीडिया आज तक चर्चा नहीं करी है। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और आपका आप कह रहे हैं मैं आरोप लगा रहा हूं, किसने नहीं देखा साहब। और आप कहते हैं आप सुरक्षा और लाइन ऑर्डर की बात आप लोग करते हैं, वहां के सांसदों को विधायकों को दौड़ा दौड़ा के मारने लगे। वैसे भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति हिंसक रही है और आज भी हिंसक है। वो बंगाल ने देख लिया। बंगाल के लोग अभी नए नए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को कभी उन्होंने देखा नहीं था अपने राज्य में, और अब वो लोग देख रहे हैं। वहां पछतावा हो रहा है और आपने छल बल कल और तंत्र का इस्तेमाल करके चुनाव जीता है, ये बच्चा भी जानता है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। ये अलग बात है कि मेरी बात सीधे आपको हर्ट कर गई और करेगी, क्योंकि यही सच्चाई है जो मैं कह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 के इलेक्शन में अब तक की जिसने जितनी बात रखी है उसको आधार बना के जब आप एक रिपोर्ट तैयार करेंगे तो देखेंगे कि गंगा में ये लोग अब डूब रहे हैं, पूरी तरह से डूब रहे हैं। और 27 में तीसरी बार आप कह रहे हैं डबल इंजन का भी। हमारे एक भाई जुड़े थे, डबल इंजन की सरकार बता रहे थे। इंजन तो डबल है ही नहीं है। वो 2 इंजन रेलगाड़ी में, एक इंजन आगे लगी है, एक इंजन पीछे लगी है। दोनों साइड में 2 उप मुख्यमंत्री हैं। वो कैसे यहाँ की सियासत चल रही है लोग देख रहे हैं। दोनों इंजन जबरदस्ती एक रेल को खींचे जा रही है, एक अपनी तरफ खींच रही है, एक दूसरी तरफ खींच रही है। आप चुनाव में आइए, राम मंदिर के नाम पर आप राजनीति में जरूर आए थे विष्णु शंकर जी, लेकिन आज उसी राम मंदिर के नाम पे देखिए अयोध्या बिहार गए आप। हमारे साथी कपीश जी बैठे हैं, उनके सांसद अवधेश प्रसाद जी वहां चुनाव जीत के आए, अयोध्या हार गए। और अभी अयोध्या का जो कुकृत्य वहां के ट्रस्ट के लोगों ने किया है, और अधिकतर उसमें संघ के लोग बैठे हुए हैं ट्रस्ट के अंदर। आप दान के पैसों को भी आप हड़प रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। जमीन खरीद और बिक्री में आपने पर्याप्त भ्रष्टाचार किया अयोध्या के अंदर। पूरा देश तो देख रहा है। मैं कौन सा आरोप लगा रहा हूँ। आप मुझे अपना इसको, मेरी बात को आप निजी हमला विष्णु जी बिल्कुल मत समझिए। लेकिन जो भी है जनता देख रही है, समझदार है। और 2027 के चुनाव में अदिति जी ये कन्फर्म है, भारतीय जनता पार्टी। ये जोड़ तोड़ क्यों चल रहा है पूरे देश के अंदर। राहुल जी ने एक बात तो कही, 1 साल के अंदर सरकार गिर जाएगी। और ऐसी बात लगी मोदी जी के सीने में कि वो बंगाल भी तोड़ने लगे, टीएमसी को भी तोड़ने लगे, वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना को भी तोड़ने लगे। अब राजभर जी के हवाले से एक बयान चलवा दिया कि उत्तर प्रदेश में सपा भी टूट के कगार पे है। तो अब ये नया पैटर्न आपने चला है, डरा धमका के लोगों की पार्टियां तोड़ दीजिए। तो सब लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं। और अभी जो पेपर लीक के मामले हैं, महंगाई का जो मामला है, गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की जो किल्लतें रही हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, आप ये सारी ऐसे मुद्दे हैं
अभी रोजगार सेवकों का मामला है, अनुदेशकों का मामला है, कितने विद्यालय आपने बंद किया, अध्यापकों से आप भूसा भरवा रहे हैं। बरेली में बड़ा हास्यास्पद है, बरेली में एक फरमान जारी हो गया कि मास्टर साहब भूसा भरवाएंगे, अब बोरियों में भूसा भरवाएंगे और पहुंचवाएंगे। ये तो हाल है। इस तरह से भूसा भरने वाली सरकार तीसरी बार सरकार अलीगढ़ में कुत्ता गिनवाएंगे। हाँ, अलीगढ़ में कुत्ता भी गिनवाएंगे। हाँ, गिनवाएंगे, कुत्ता भी गिनवाएंगे। क्या करिएगा? अरे अरे, आजम खान साहब के ऊपर बकरी चोरी का मुकदमा लगा कि एक आदमी को इन लोगों ने तोड़ने का कितना प्रयास किया। ये सीमा हद पार कर गए लोग, हद। कुल मिला जुला के ये जो गठरी है वो बहुत भारी हो गई है, बहुत वजनदार हो गई है, और वो 27 में फूट पड़ेगी। बिल्कुल, वो गठरी खुल जाएगी और वो बिखर जाएगी। बिल्कुल जी, ठीक है अमित जी। जितेंद्र जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। और जितेंद्र मैं चलना चाहूंगा, मेरे पास हाँ, समय का अभाव है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ। अमित जी, अपना वक्त जी, देने के लिए बहुत जी। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी, जितेंद्र जी भी मौजूद हैं। कपिश जी कह रहे थे जितेंद्र जी कि आपकी पार्टी में ही यूनिटी नहीं है, आपकी पार्टी के ही कई सांसद तो सपा का झंडा लेकर के घूमते हैं। सांसद ने विधायक जी विधायक, बिल्कुल पार्टी का झंडा लेकर के घूमते हैं सपा का। तो अब आप बताइए कि अब पार्टी में ही यूनिटी नहीं है तो कैसे जीतेंगे? अदिति जी, सबसे पहले समाजवादी पार्टी से ये सवाल करिए, उनसे पूछिए कि 22 के गठबंधन में वो कितने सीट दिए थे और कितने लोगों को अपने खुद लड़ाए थे। वह पहली बात। दूसरी बात थी कि खुद जो समाजवादी पार्टी में जो टूट होने वाली है, आपने देखिए, मैं कल डिबेट में बैठा तो अभी कल शाम को आज तक न्यूज में जो पेपर में जो छपा है, आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी में भारी टूट हो सकती है। तो समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई नीति नहीं, कोई उद्देश्य नहीं है। ये बस गुमराह कर रहे हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। पहले खुद अपने आप में झांके कि हमारे पार्टी के लोग कितने हैं, कितने विधायक थे, इनकी 17 में क्या औकात थी, 47 सीट थे, और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और अन्य घटक दल मिल करके उनको 47 से 100 पार कराया गया। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी जो बोलते हैं फैक्ट बोलते हैं, और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में यूनिटी पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है और भविष्य में भी मजबूत रहेगा। इसमें कोई दो टूक नहीं है। बिल्कुल ठीक है। कपिश जी बताइए क्या कहना चाह रहे थे? देखिए जितेंद्र भाई एक बात सही कहते हैं कि ओपी राजभर जो भी बात कहते हैं वो सत्य कहते हैं और सही कहते हैं। यानी कि उन्होंने जब ये कहा था कि इस योगी को इसकी औकात याद दिला देंगे, भीख का कटोरा इसके हाथ में थमा देंगे, चल सन्यासी मंदिर, कहा था कि नहीं? और क्या कहा था? पीला गमछा डालो और थाने में चले जाओ। उसके बाद एक कार्यकर्ता इनके जिला अध्यक्ष मार खाए, मार, बेचारे पीला गमछा डाल के चले गए थे और ओपी राजभर साहब नदारत, रात भर कहां होंगे, दिन भर कहां होंगे, समय पता ही नहीं। 4 विधायक हमारे लगा करके घूम रहे। आप हमारे यही तो बता दो, पार्टी कैसे तोड़ोगे? 27 की सांसद हैं क्या आपके पास? और 75 विधायक तोड़ पाओगे? खाली कहने से नहीं होता है, आपको एविडेंस के साथ बैठना चाहिए। अगर आप प्रवक्ता हैं तो कम से कम पूरी तैयारी करके बैठिए। ये जानिए कि किसके कितने विधायक हैं, कितना 2/3 होता है। तोड़ने के लिए औकात होनी चाहिए। अगर कम होते तो शायद तोड़ ले जाते ये ईडी, सीबीआई सब कुछ लगा करके। और मैं तो सबसे पहले ये बात कहूंगा कि देखिए, हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये देखना चाहिए था कि वोट देना एक मौलिक अधिकार है, एक संवैधानिक अधिकार है। और आप इतनी आसान सी एक टिप्पणी करेंगे तो इस देश के अंदर जो देश के नागरिक हैं वो आपके खिलाफ तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उनका मन टूट जाएगा कि साहब हमारा मौलिक अधिकार हमारा सुप्रीम कोर्ट ही नहीं दिला रहा, जबकि आप हमारे संविधान के अभिरक्षण हैं, आपकी अभिरक्षा में होता है, आप निगरवान हैं। तो सबसे पहली चीज ये। दूसरा ये कि जब आप सुप्रीम कोर्ट के 5 जज अपनी आत्मा की आवाज पे बाहर आए थे और उन्होंने कहा था कि इस देश को के लोकतंत्र को खतरा है, तो 4 जज तो अपनी जगह पे थे, एक जज को तो आपने बकायदा राज्यसभा भेज दिया।
और तीसरी बात, जो आज के अभी हमारे चीफ जस्टिस है सूर्यकांत जी, वो इस समय किरण रिजिजू और मेघवाल साहब के साथ लंदन में बैडमिंटन खेल रहे हैं। आपको मालूम है कि न्यायालय के अंदर एक साफ बात होती है कि आप कोई भी ऐसा पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे कि लगे कि आप किसी की तरफ जा सकते हैं। ये आपको दिखना भी चाहिए। फिलहाल समय की कमी है, इसलिए एक लास्ट आपके ही सवाल का जवाब लेना चाहेंगे विष्णु जी से। विष्णु जी, इतनी नाराजगी, ये भी पूछ लीजिएगा कि 4000 ईवीएम क्यों जलवा दिए गए। चलिए ठीक है, विष्णु जी, इतनी नाराजगी और इतना आक्रोश के बीच, इतने आरोप प्रत्यारोप के बीच कैसे जगह बनाएंगे? जनता का रुख, ये अपोजिशन लगातार बता रहे हैं कि जनता अपना बदलने वाली है रुख, बदलाव की लहर चाह रही है जनता। मैंने पहले बताया, मन बना चुकी है और 27 के चुनाव के लिए हमें कोई चिंता नहीं है। चिंता अन्य दलों को करनी है, गठबंधन के लोगों को करनी है, और इसलिए वो चिंतित भी हैं। बाकी जनता मन बना चुकी है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत की सरकार बनेगी। ठीक है, ठीक है विष्णु जी। अमित जी तो खैर पहले ही अलविदा हो चुके हैं। कपिल जी और जितेंद्र जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। बिल्कुल, 2027 के चुनाव में कौन बाजी मारता है तो देखने वाली बात होगी। जनता का रुख क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। क्या जनता बदलाव चाहती है या नहीं चाहती है, ये सब जनता के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि पार्टीज जो अपोजिशन है और जो सत्ता में है, उनमें काफी कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है कि इस बार जनता हमें ही चुनेगी। लेकिन देखना होता है जनता किन मुद्दों पर, किन चीज के आधार पर वोट देती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम ऐसी जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे। बने रहिए और देखते रहिए महुआ खबर।